वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश के एग्जाम किस तरीके से आपको अटेंड करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बता दूंगा। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बनाया था और उसमें मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और मार्किंग स्कीम बताया था और यही चीज़ मैं इसमें भी बताने वाला हूँ। लेकिन पिछले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, करीब 28 मिनट से भी ऊपर हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा और कम से कम टाइम के अंदर इसको फिनिश करने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग एंड तक देख लीजिए। इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको स्किप करनी है और ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो नॉर्मल जो कैपेसिटी है मार्क्स लेने की, उससे कम से कम 8-10 मार्क्स ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारे कन्फ्यूजन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से वो भी इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आप पेपर भी अटेंड करेंगे और मार्क्स भी अच्छा मिल जाएंगे। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हम लोग केवल और केवल 30 सेकंड्स के अंदर देख लेंगे, फटाफट देख लेंगे। सिलेबस ये है कि टोटल मार्क्स तो 40 मार्क्स का रहेंगे, 2 आवर्स का पेपर है और उसमें पैसेजेस रहेगा। सबसे पहले 2 अनसीन पैसेजेस रहेंगे और टोटल 14 मार्क्स का है। 8 + 16 8 मार्क्स का एक पैसेज है, दूसरा 6 मार्क्स का है। उसके बाद ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए राइटिंग सेक्शन में जब आते हैं उसमें केवल और केवल 8 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और उसके बाद 5 मार्क्स का, और वो क्या है उसके बारे में अपन बाद में देख लेंगे। और उसके बाद लिटरेचर सेक्शन टोटल 18 मार्क्स का है। इसमें लिखा हुआ है कि 11 मार्क जो है, 11 मार्क्स फ्लेमिंगो से आते हैं और 7 मार्क्स विस्तास में आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऐसा मार्किंग स्कीम हो ही नहीं सकता या मार्किंग हो ही नहीं सकता, उसके बारे में भी मैं आगे बता दूंगा। सो हम लोग उसके बाद क्या होता है कि चैप्टर वाइज सिलेबस तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सा चैप्टर्स आएंगे। सो हम फटाफट सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेंगे, वो भी 2-3 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन मार्किंग स्कीम पे, क्योंकि किस तरीके से पेपर तो आप दोगे लेकिन क्या क्या सोच के देंगे और रिजल्ट उस तरीके से जब नहीं आते तो उसका रीजन आपको पता नहीं चलते, तो वो रीजन मैं आपको मार्किंग स्कीम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक आप जरूर देख लीजिए। सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमको जो दिया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें एक पैसेज 8 मार्क्स का पैसेज है और उसमें टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 8 आपको अटेंड करनी है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड वाला जो पैसेज है वो 6 मार्क्स के है और उसमें आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है, उस ग्राफ को भी अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उसका क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसलिए ध्यान से अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और पैसेज भी अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था, जब सिलेबस बता रहा था उस समय मैंने बताया था, मैं बाद में बता दूंगा करके। राइटिंग सेक्शन में ऐसा है कि 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो नॉर्मली कोई इन्विटेशन होगा, नॉर्मल कोई इन्विटेशन होगा, नहीं तो इन्विटेशन के रिप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक्चुअली क्या होता है कि इन्विटेशन का रिप्लाई की तरफ से आया हुआ है, क्वेश्चन रूप में आया हुआ है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन ये है, यू आर नताशा रिजाइडिंग इन पुणे, योर कजिन फ्रॉम द सिटी, सेम सिटी इज होस्टिंग योर ग्रैंडमदर्स 80th बर्थडे एनिवर्सरी एंड हैज एक्सटेंडेड एन invite to you. He has also requested your assistance for arrangements needs. Draft a reply for acceptance in not more than 50 words. So यहाँ पर क्या होता है कि रिप्लाई की मीन्स इन्विटेशन की रिप्लाई देना है और ये 3 मार्क्स के हैं। अब ये 3 मार्क्स किस तरीके से आपको मिलेंगे मार्किंग स्कीम में मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्दी। सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, उसमें 2 ऑप्शन है। एक आपको नॉर्मली एक ईच वन टीच वन का एक कैंपेन है, उसमें आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा और उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह यदि पूछना है, जैसा यहाँ पर क्या होता है कि वांटेड कमिटीज वॉलंटियर्स एज 18 ईयर्स एंड अबव टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन फॉर 1 आवर ए वीक। मतलब इस तरीके से एक एनजीओ की तरफ से बच्चों को पढ़ाने का एक क्या होता है कि कैंपेनिंग सिस्टम है। इसमें आपको एक्चुअली क्या होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट देख लिए तो आप इंटरेस्टेड हो गए, तो इसमें आपको क्या करना है, राइट अ लेटर इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ अ वॉलंटियर फॉर ईच वन एंड टीच वन कैंपेन। सो उसमें आपको क्या करना है, आप इंटरेस्टेड है तो आपको एक लेटर लिखना है
कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी उस कैंपेनिंग का एक पार्ट बनना है। तो ये एक्चुअली 120 to 150 वर्ड्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है और इसका 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसका सेकेंड ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन इसके साथ जो दिया है वो ये है कि 400 volunteers working with NGO for literacy in the district of Malkangiri, Odisha was lauded by the district collector Sri NV Singh as a staff reporter of the Odisha Bhaskar। अब यहाँ पर क्या होता है कि write a report about this in 120 to 150 words covering all the details of the event such as training, teaching and infrastructure involved in the each one campaigning। So यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है, मीन्स रिपोर्ट राइटिंग है। सो एक क्या होता है कि लेटर है, दूसरा रिपोर्ट राइटिंग है। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें से जो आपको पसंद है। यदि आप रिपोर्ट राइटिंग में यदि आप एक्सपर्ट हो तो आप रिपोर्ट राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटर राइटिंग यदि आपको ज़्यादा इजी रहेगा तो आप लेटर राइटिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग लिखने के टाइम में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप रिपोर्ट लिखते हो तो वो भी मार्किंग स्कीम में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा। उसके बाद फिर लिटरेचर पार्ट आता है। लिटरेचर पार्ट में अपने को पता है कि कुछ मार्क्स इस तरीके से आते हैं कि 5 मार्क्स की 2 मार्क्स की 5 क्वेश्चन आपको टोटल 6 देंगे और उसमें से 5 आपको अटेंड करना है। और उसके बाद 4 मार्क की 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कोई से भी 2 आपको अटेंड करना है। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब लग रहा था, क्योंकि इसमें सिलेबस में कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि 18 मार्क्स टोटल है और उसमें से 11 मार्क्स फ्लेमिंगो से आते और 7 मार्क विस्तार से आते हैं। और ये 7 मार्क किस तरीके से होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। सो 7 किस तरीके से CBSE काउंट करते हैं इसके बारे में मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और वो अपन इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। हम अब चलेंगे सीधे क्या होता है कि मार्किंग स्कीम में, क्योंकि ये तो आप लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिए होंगे, स्कूल्स में भी आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करवा दिए होंगे। लेकिन मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मार्किंग स्कीम स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं पिछले 10th वाला क्लास के वीडियोस में मैंने ये चीज़ बताया था। आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका रीडिंग सेक्शन में आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले मिलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेजेस को छोड़ के, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई से भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेजेस को छोड़ के कोई से भी सब्जेक्ट में 15 मिनट्स पहले आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आना और क्वेश्चन पेपर आप 15 मिनट पहले पूरा पढ़ना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो कोई अच्छी चीज़ होगा। क्योंकि जो बच्चे एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे जो है उनके लिए थोड़ा सा टेंशन वाली चीज़ होता है, क्योंकि उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपका समझ से बाहर है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, तो आप उसी मूड को लेकर क्या होता है कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे। सो जब अपने मूड खराब होंगे तो जितना आपको कैपेसिटी है लिखने की उसका 50% या 60% भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंग्लिश के लिए ये जो 15 मिनट्स बहुत क्या होता है कि फ़ायदेमंद चीज़ होता है। वो कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप बिल्कुल एक पेज भी पलटा के देखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर क्या आया, राइटिंग सेक्शन क्या आया, कुछ मत देखिए। आप सबसे पहले आपका फर्स्ट पैसेज रीड करना शुरू कर लिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर पहले यदि आप कुछ वीडियोस देखेंगे अनसीन पैसेज के ऊपर 2 सिस्टम या 2 तरीके से बोला गया है। एक तो कुछ लोगों का कहना है कि अपने को पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अपन क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड अपने पैसेज में पूरा देख लेंगे वो मिलेंगे, तो बस वही लिखना है, बस वही आंसर है, उसके अलावा आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे मतलब एक वो है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, पैसेज समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में या क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन के साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता है कि आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग स्कीम में CBSE क्लियरली बताते, एक सेंटेंस बताते, वो मैं आपको मतलब मार्किंग स्कीम में जब आएंगे तब मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट्स का जो
जो टाइम जो आपको जो दे रहे हैं उसमें आपको एक पैसेज अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। पैसेज अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है कि उस समय आपको पेन पेंसिल वगैरह उठाने नहीं देंगे, कोई मार्क वगैरह क्वेश्चन पेपर में करने नहीं देंगे, लेकिन आपको तो आइडिया तो मिल जाएंगे। आप आंसर पहले से ढूंढ कर रखेंगे, तो जैसे ही आपके पास आंसर शीट मिलेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दो। सो 15 मिनट आप लोगों के लिए ये एक एक्स्ट्रा बोनस है। तो आप आपका पेपर 15 मिनट्स पहले कंप्लीट करके एक बार और पूरा पेपर मतलब रिवाइज करने के या देखने का मौका मिल जाएंगे। या थोड़ा स्लो रीडर्स जो है उनके लिए भी ये फायदा रहेगा कि पढ़ने में ढूंढने में जिन लोगों को तकलीफ होते वो लोग भी ये 15 मिनट यदि आप शुरू से पैसेज में लगाएंगे तो क्या होता है कि प्रैक्टिकली आपका जो पेपर जो है 2 घंटे की जगह पर 2.25 घंटे का 2 hours 50 मिनट्स का आपके लिए हो जाएंगे। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। हम डायरेक्ट अभी मार्किंग स्कीम में आते हैं। मार्किंग स्कीम में सबसे पहले मैं वही पॉइंट बता दूं क्यों हमें पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए। सीबीएसई क्लियरली इसमें बता देता है, नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड इफ ए चंक या एग्जैक्ट लाइन्स या लाइन इज या आर transcribed from the passage without evidence of structure or semblance of coherent thought in an attempt to pass off a response। इसका मतलब सिंपल है, यदि कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का कोई वर्ड को पकड़ के उस वर्ड वाला सेंटेंस आप पैसेज में से वैसे के वैसे कॉपी करेंगे, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं, सीबीएसई बोल रहे क्लियरली। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको पूरा सोच के मन से लिखना है। इसलिए कोई भी पैसेज का पार्ट को उठा के, 1-2 सेंटेंस को उठा के सेम टू सेम वैसे के वैसे लिखने का कोशिश मत करिए, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप उस तरीके से करेंगे, जो टीचर आपके पेपर चेक करेंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में भी ये मार्किंग स्कीम होगा, वो मार्किंग स्कीम को हाथ में रख के वो पेपर जब चेक करेंगे तो 1-2-3 क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आया और आपने वैसे कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो टीचर के माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज बैठेंगे, ये तो कुछ याद करके नहीं आए या कुछ करके नहीं आए, वैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपका सारे आगे का आंसर्स चेक करने के टाइम में वही माइंड के साथ वो टीचर चेक करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपके लिए नुकसान होगा, लेकिन कोई टीचर ऐसा करता नहीं। लेकिन मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि आप इस तरीके का गलती ना करें, अच्छे से पेपर देने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या होता है कि आंसर के मार्किंग किस तरीके से होगा। पहले 8 मार्क्स का पैसेज में 1 मार्क ईच है, मतलब 1 मार्क एक क्वेश्चन का 1 मार्क। अब इसमें भी यदि मान लो कि इसमें कोई 2 चीजों के बारे में बता दें, एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल बता दूंगा कि मान लो कि जो पैसेज आपको दिया गया था वो महात्मा गांधी के बारे में दिए फॉर एग्जाम्पल। अब महात्मा गांधी के बारे में ये दिया है कि एक सेंटेंस, ये पैराग्राफ के लास्ट में एक सेंटेंस आया कि द 2 weapons ऑफ गांधी आर, ऐसा करके वहां पर खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर 2 अलग अलग पैराग्राफ में 2 टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक पैराग्राफ में ट्रूथ और सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, नॉन वायलेंस। अब एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द 2 weapons ऑफ महात्मा गांधी, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब आपने एक वेपन तो आपने देख लिया, ट्रूथ देख लिया, वो ट्रूथ देखते हुए आपने ट्रूथ तो लिख ही लिया और उसके बाद उसके आगे का सेंटेंस भी आपने लिख लिया, ताकि हो सकता है कि फर्स्ट वाला सेंटेंस में क्या होता है कि पहला वेपन बताए होंगे, सेकंड वाला सेंटेंस में दूसरा वेपन बताए होंगे, ये सोच के आप लिखोगे। लेकिन उसका रियल आंसर क्या है उसके बाद वाला पैराग्राफ में, लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन की 2 आंसर है, एक ट्रूथ है और दूसरा नॉन वायलेंस है। अब ये चीज में यदि आपने ट्रूथ लिख लिया और नॉन वायलेंस को आपने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया तो आपको हाफ मार्क मिलेंगे। इट मीन्स दैट यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई 2 चीजों के बारे में पूछते हैं, यदि आपने उसमें से एक चीज का एक्सप्लेनेशन किया, दूसरा चीज आपने छोड़ दिया, तो आपको हाफ मार्क मिलेंगे। लेकिन ऐसा कोई चीज है जिसकी आंसर किसी एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर पूछते और वो आपने पूरा अच्छे तरीके से लिख लिया कॉपी करके बिना, यदि आपने
अच्छे से लिख लिया तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप कॉपी करके सेम टू सेम सेंटेंस लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो यही है मुझे मार्किंग स्कीम में भी रीडिंग सेक्शन में मुझे बताने के लिए। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इन सभी में वैल्यू पॉइंट्स और गाइडेंस दिया हुआ है, अब ये क्या है वो मैं आगे राइटिंग में बता दूंगा, मुझे लिटरेचर में भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। राइटिंग में आप देख लीजिए, राइटिंग का एक तो मैंने आपको बताया था कि इन्विटेशन या इन्विटेशन का रिप्लाई। सो यहाँ पर जो आया था वो इन्विटेशन का रिप्लाई देने के लिए। इन्विटेशन का रिप्लाई एक्चुअली कितना है, टोटल 3 मार्क्स का है। अब 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, आपका कंटेंट के हिसाब से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से होगा उस हिसाब से आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट आपके रिप्लाई टू इन्विटेशन में होना चाहिए, वो है रेफरेंस टू इन्विटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, कंफर्मेशन ऑफ डेट एट टाइम एंड वेन्यू और कमेंट ऑन एक्सटेंडिंग असिस्टेंस। ये 4 पॉइंट्स आपके कंटेंट में यदि आपने इंक्लूड किया है तो इन चारों पॉइंट का हाफ मार्क मिलेंगे। मतलब इसमें से यदि आपने एक छोड़ दिया तो आपका कंटेंट में आपका 1.5 मार्क ही मिलेंगे, 1.5 मार्क्स ही मिलेंगे। 2 पॉइंट छोड़ दिया तो 1 मार्क्स ही मिलेंगे, 1 मार्क कट जाएंगे, इस तरीके से होगा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन का 1 मार्क, सो 2 मार्क्स कंटेंट का, एक्सप्रेशन की 1 मार्क। ये एक्सप्रेशन में क्या क्या है, एक तो क्या होता है कि एक तो अप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज बिल्कुल क्या होता है कि एक रिप्लाई टू इन्विटेशन के हिसाब से ही होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि कोई अपन अडम शर्म लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। और उसमें ये भी बताते एक्नॉलेजमेंट, ग्रेटिट्यूड फॉर इनवाइट मीन्स थैंक यू, एक्सेप्टेंस वुड लव टू, डिलाइटेड टू, नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम अटेंडिंग मी, confirming assistance gladly, goes without saying, just let me know how I can help, goes without saying, etc. ये सारे चीज आपके रिप्लाई में, यदि आपका जो रिप्लाई आप दे रहे उसमें इस तरीके के, मतलब सबसे पहले जो लेटर जो दिए, इनवाइट जो किए उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है, मीन्स ओके 80th बर्थडे पे मुझे जो इनवाइट किया है वो मैं पूरी तरह से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पहले आपने थैंक यू बोला इनविटेशन के लिए, उसके बाद आपने एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको उसमें हेल्प के लिए भी बुला रहे कि आपको भी असिस्ट करना है, आपको वहाँ पर आना है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मतलब क्या होता है कि मेरे साथ मेरी हेल्प भी करनी है। तो इस तरीके से यदि बोलते तो हाँ मुझे बहुत खुशी होगी हेल्प करने में, या इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा मतलब क्या होता है कि बिना बोल के भी मैं आराम से आ सकता है। इस तरीके की चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करना है, तब जाके आपको 1 मार्क मिलेंगे, आपका एक्सप्रेशन होगा। अभी एक्सप्रेशन और कंटेंट के अलावा एक चीज़ और इसमें लिखा है वो है एक्यूरेसी। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी का एक भी मार्क्स नहीं दिया, 2 मार्क्स कंटेंट का है और 1 मार्क एक्सप्रेशन का है, और एक्यूरेसी लिख के सिर्फ स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से कंटेंट लिखा और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्रेस भी किया तो आपका 3 मार्क्स पक्का है, ये श्योर नहीं है। मतलब यह गलत फहमी है कि आपने कंटेंट भी अच्छे से कर लिए और उसके बाद एक्सप्रेशन भी दिए, लेकिन यहां पर यह बता रहे एक्यूरेसी के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दे रहे, लेकिन आपसे मार्क्स छीन रहे। कैसे मार्क्स छीन रहे, आपसे 1 मार्क्स तक मैक्सिमम छीन सकते। किस मतलब कैसे, यदि आपका स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें यदि हो तो। इसलिए ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऊपर का कंटेंट और एक्सप्रेशन आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल मिस्टेक में, 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक में आपका मार्क्स 1 मार्क यहाँ पर कट सकते। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से आंसर अटेंड करना है। अब उसके बाद हम लोग जो 5 मार्क्स का मैंने बताया था, एक तो क्या होता है कि सिचुएशन वेकेंट वाला मैंने एक लेटर राइटिंग का बताया। लेटर राइटिंग में कंटेंट का 2 मार्क्स है, एक्सप्रेशन का 2 मार्क है और एक्यूरेसी का 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन एंड एक्यूरेसी 1 मार्क। सो यहाँ पर कंटेंट में कवरिंग लेटर, रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, कन्वेइंग सुटेबिलिटी फॉर द पोजीशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रिज्यूम या बायोडाटा as separate enclosure, profile of self, education qualification, any other relevant information। ये सारे के सारे चीज आपके क्या होता है कि कंटेंट में होनी चाहिए। इतनी सारे चीज यदि आपका कंटेंट में यदि हो तो आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे।
और एक्सप्रेशन में आपको क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होता है कि हाईली इफेक्टिव स्टाइल ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज, आपका जो कन्वे करने का आइडियाज जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होनी चाहिए, और केयरफुली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होनी चाहिए, बहुत लंबे चौड़ा आपको नहीं लिखना है ना। और उसके बाद हाईली इफेक्टिव रजिस्टर फॉर्मल एंड वोकाबुलरी, आपका जो टोन जो है वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। ये सारे चीज यदि उसके अंदर यदि है तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें से थोड़ा बहुत भी आपका स्टैंडर्ड इधर उधर हो गया तो वो 1.5 मार्क में, 1 मार्क में, हाफ मार्क में मतलब कम होते जाएंगे। और ये पूरा मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि क्या होता है पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा हो जाए तो। एक्यूरेसी का बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया वही है, एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क्स दिए है, और ये 1 मार्क्स आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से आप मतलब क्या होता है कि पूरा ध्यान से पेपर देने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तो क्या होता है कि 40 मार्क्स का है और उसमें इतने सारे डिडक्शन वाली चीज़ आ रहे, इतने स्ट्रिक्टली आप लोगों को मार्किंग हो रहे, तो क्या होता है कि पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा पेपर लिखते टाइम में। सो यहाँ पर उसके बाद फिर क्या होता है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग में आपका क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें आपको मतलब क्या होता है कि देख लिए जाएंगे। और उस समय मैंने आपको बोला भी था कि जब मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे उसमें बता रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था, पहली बात क्या होता है कि आपका कंटेंट के अंदर बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। एक तो क्या है, व्हाट द एफर्ट्स ऑफ 400 volunteers, each one teach one campaign loaded by the district collector, who were taught and what was taught, है ना, when and where, कब और कहाँ, details of volunteer work, training received by the volunteers by NGO, और the infrastructure, classrooms, blackboard etc, any other valid relevant information। मतलब इतने सारे पॉइंट्स आपको क्या करना, क्योंकि आप रिपोर्ट दे रहे, तो कलेक्टर ने इनाग्रेशन कर दिया, किस तरीके से एनजीओ ने क्या होता है कि इसको चलाया, कितने एक्सपीरियंस्ड टीचर आए, कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए, कितने टीचर्स थे, कितने वॉलंटियर्स थे, टीचर्स नहीं वॉलंटियर्स थे, कहाँ किया और कब शुरू हो गया, कब ख़त्म हो गया, और क्लासरूम किस तरीके से इन्होंने अरेंज किए थे, ब्लैक बोर्ड्स किस तरीके से किए। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो चीज़ें जो आपको इंक्रीज करना चाहते हैं, बाई पॉइंट यदि करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने सारे चीज़ तो आपका रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ यदि मिस हो जाते तो फिर वही चीज़ होगा जो आपका जो मार्क्स जो है वो कटते जाएंगे, जैसे 2 मार्क्स, 1.5 मार्क, 2.5 मार्क, इसके हिसाब से आपका कंटेंट में कटते जाएंगे। एक्सप्रेशन में आपको वही चीज़ें मतलब बताना है कि किस तरीके से आप आइडियाज़ कितने अच्छे तरीके से आप कन्वे करते लोगों को, और उसके बाद क्या होता है कि कंटेंट आप कितने अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है, और उसके बाद क्या होता है कि आपका टोन, ये मैंने पिछले जिस तरीके से इसके पहले वाला लेटर में भी मैंने बताया, और वही चीज़ है यहाँ पर भी आपका एक्सप्रेशन का। एक्यूरेसी को फिर मैं तीसरी बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी अभी तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपका लिटरेचर पार्ट है। लिटरेचर पार्ट में आपको 2 मार्क्स की 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 रहेंगे, उसमें से आपको कोई से भी 5 लिखना है। और उसके बाद आपको क्या होता है कि एक क्वेश्चन का अलग अलग इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैं सिर्फ कोई से भी एक चीज़ में आपको मतलब क्या होता है कि एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तो तब उससे आपको समझ में भी आ जाएंगे। A mistaken identify led to a discovery of a new one for the rat trap peddler. How did this impact him? ये rat trap वाला जो चैप्टर के क्वेश्चन है। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटी सी आइडेंटिटी मिस्टेक एक व्यक्ति के लिए कितना क्या होता है कि चेंज जो लाए, उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है वो यहाँ पर क्लियरली बताएगी। उस आपके आंसर के अंदर gave him the power to clear his conscience, brought out his क्या है latent goodness, lend him conviction to become a better human या a better chance at elevating himself from being a thief, and allowed him the opportunity to behave in a dignified manner befitting that of a captain। इतने सारे चीज आप उसमें इंक्लूड करोगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपको आंसर लिखने के टाइम में इस तरीके के चीज़ों को भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और पहले क्या होता था कि हम अपने माइंड में ये सोचते थे कि यदि अपन क्या है पूरा
पेपर भर के यदि आएंगे तो अपने को बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। बस ये कि कोई टीचर्स कोई पढ़ते नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है कि 30 to 50 वर्ड्स का है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम 80 to 100 वर्ड्स का है, तो 4 मार्क का जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स एक वर्ड आपका पढ़ेंगे, तो इसलिए आप कुछ भी लिख के लाने के बारे में कभी मत सोचिए। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको क्या होता है कि एक्सप्रेशन और एक्यूरेसी का बता रहे हैं। यदि मतलब कंटेंट का 2 मार्क्स है, एक्सप्रेशन का 1 मार्क है और एक्यूरेसी का 1 मार्क है। अब इसमें क्लियरली आपने बता दिया, सस्टेन्ड क्लियर वेल डेवलप्ड पर्सनल रिस्पॉन्स टू द टास्क, वेल डेवलप्ड एंड जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट्स एविडेंस फॉर द कैरेक्टर्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो 4 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें आप कितने अच्छे से चैप्टर को समझ के आप आंसर लिखोगे, उस हिसाब से आपका मार्क्स मतलब क्या होता है कि ऐड होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि रीडिंग सेक्शन का तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, राइटिंग सेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है। यदि आप लेटर से मतलब क्या होता है कि कंफर्टेबल है तो आप लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप रिपोर्ट राइटिंग में यदि कंफर्टेबल है तो रिपोर्ट राइटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन ऊपर का जो क्या होता है इन्विटेशन है, इन्विटेशन का रिप्लाई के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे केवल और केवल बस इतना बताना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी में और इंग्लिश में आप चैप्टर समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपका रीजनल लैंग्वेज यदि दूसरा कोई लैंग्वेज हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स नहीं है ना, सो इसमें इसलिए आप अच्छे से चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। और इवेंट्स राइज एंड अवेलेबल वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। मैं तो किसी मूवी देखने से ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ उस चैप्टर को पढ़ाने में, मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। और बच्चों को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1-2 मूवी देखने से ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चैप्टर, वो भी आपको भी पता होगा, आप लोगों ने कंप्लीट किया चैप्टर तो। सो इसलिए क्या होता है कि चैप्टर अच्छे से रीड करना, समझना, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो प्रोस हो या कुछ भी हो, और ये अच्छे से रीड करना, तब आपको समझ में आ जाएंगी कौन से डायलॉग कहाँ पर है। और फिर क्या होता है कि आपको डरने की कोई चीज़ नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। एक आखिरी बात और मैं लिटरेचर के लिए सेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर के अलावा आपको नेट में भी या दूसरा कुछ क्या होता है कि बुक्स में आपको, रेफरेंस बुक में आपको एडिशनल क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चंस क्या है आने का संभावना है ज़्यादा, नॉर्मल टेक्सचुअल क्वेश्चंस तो आते ही नहीं। इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये सब मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं, अच्छे से समझ के पेपर देने के लिए मैंने इतने सारे चीज़ें एक्सप्लेन किया, ताकि आप लोग क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप कुछ भी लिख कर आते और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, ऐसा ना हो। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आ जाइए। आप अपने स्कूल की, माता पिता की, आप जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते, उन सब का नाम रोशन करिए। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।